हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि केटीजी से है। ये प्रॉब्लम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। तो हम चलिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ गैस इज शोन इन द फिगर। द ग्राफ बिटवीन dn by du and du is a parabola and total number of molecules in the sample is n naught. कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। और सेकंड पार्ट हम पहले आरएमएस स्पीड कैलकुलेट कर ले तो उसके बाद पे उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये dn बाई डी यू और u के बीच में जो प्लॉट है वो हमें पैराबोलिक दिया है। तो इधर आपको ये बात पे फोकस करनी चाहिए कि जो हम जनरली प्लॉट लेते हैं वो पैराबोला टाइप का नहीं होता है, वो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर कर्व जैसा होता है। और उसका जब हम एक पाथ ड्रॉ करते हैं तो वो इस टाइप का दिखता है। तो ये जो कर्व है इसे फॉलो करता है गैस जनरली। तो अब हमें ये मालूम है कि इस केस में ये कर्व फॉलो नहीं करके ये कर रहा है, तो हम हमारा जो फ्री फॉर्मूला है वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट थ्री आर टी बाई एम वो यूज नहीं कर सकते। तो इंस्टेड हम पहले इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करके इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो अगर आपको मालूम होगा ये पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से इसे ना थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इंस्टेड आप ये कह सकते हो y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमें y इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू जीरो चाहिए। तो a यहाँ पे हमारा ये जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, राइट। और साथ ही हमें जब u की वैल्यू वन है ना तब dn बाई डी यू जीरो है, मतलब b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब b इक्वल टू माइनस सी, मतलब b और c इक्वल होंगे, बस नेगेटिव होगा c उसका। तो एक तरीके से मैं दोनों को a कह देता हूँ एक नई इक्वेशन बना के, तो y इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये a को फाइंड आउट करना जरूरी रहेगा, क्योंकि एक तरीके से हमारा वेरिएबल बन जाएगा। अब जैसे मैं इसे लिखने जाऊंगा तो ये क्या होगा, dn बाय डी यू इज इक्वल टू a u माइनस यू स्क्वायर, सॉरी u माइनस यू स्क्वायर। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो a खाली खोटा का एक कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी एक वेरिएबल आ जा रहा है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढने के लिए हम सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एम नॉट हमें दिया है, तो उस पर अगर हम फोकस करें ना तो a की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। हमें ये मालूम है, सबसे पहले आप अच्छे से फॉलो कीजिए, एन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एन। सभी डीएन को मैं, सभी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनका इंटीग्रल एन नॉट के इक्वल होगा। और फर्दर हमें ये भी मालूम है कि इंटीग्रल डी एन बाई डी यू टाइम्स डी यू भी सेम ही होगा, क्योंकि डी यू ओवरऑल कैंसिल आउट हो जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने इधर तो इसे रफ में वे में लिख दिया था। ये इधर हमें ये मालूम है, थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो ये इसे मैं एक तरीके से क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी एन ओवर डी यू टाइम्स डी यू। अब इस इंटीग्रल में लिमिट आप ध्यान दीजिए वो जीरो से वन रखनी पड़ेगी, क्योंकि u वेरी कर रहा है जीरो से वन। तो इधर हमें सिंपली ये तो मालूम है dn बाई डी यू कैसे वेरी कर रहा है। तो मैं ये जो कांस्टेंट है उसे बाहर रख देता हूँ। तो a इंटीग्रल जीरो से वन u माइनस यू स्क्वायर डी यू, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा a, यहाँ पे u का इंटीग्रेशन होता है यू स्क्वायर बाय टू और यू स्क्वायर का होगा यू क्यूब बाय थ्री। तो ये आ जाएगा जीरो से वन जाने पे वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री होगा, जीरो वाले वैल्यूज तो जीरो ही हो जाएंगे। तो वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री वन बाय सिक्स आएगा, तो ये a बाय सिक्स बना। तो यहाँ से हमारा ये जो कांस्टेंट a है ना वो सिक्स एन नॉट के इक्वल आ गया, क्योंकि a बाय सिक्स इज इक्वल टू एन नॉट ही हुआ। तो ये जो हमारी कैलकुलेशन है
वो हमें हेल्प कर रही है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में। मतलब हमें अब इसे सिंपली ये कह सकता हूँ कि dn/du इज इक्वल टू 6n0 टाइम्स u माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन अब बनी है इस पे अगर हम फोकस करें तो हमें सबसे पहले तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ढूंढनी है। तो यू आर एम एस का मतलब ही क्या है कि रूट ऑफ मीन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर्स का मीन मैं ले लूं। स्क्वायर्स का मीन लेना है, मीन में तो हम एन नॉट से फाइनली डिवाइड कर देंगे और स्क्वायर्स को हमें ऐड करते जाना है। उसका मतलब इंटीग्रल ऑफ यू स्क्वायर डी एन। ऑलराइट, अब ये इंटीग्रल यू स्क्वायर डी एन को कैलकुलेट करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो इंटीग्रल यू स्क्वायर डी एन अगर आप देखोगे तो हम सेम मेथड यूज करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल यू स्क्वायर टाइम्स डी एन बाई डी यू टाइम्स डी। और लिमिट्स तो 0 से 1 रख देंगे क्योंकि यू जा रहा है 0 से 1 हमारे इस केस में। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये dn/du में कांस्टेंट 6n0 आएगा, उसे हम बाहर रख देते हैं। तो 6n0 इंटीग्रल 0 to 1। अब ये u माइनस यू स्क्वायर है, वो यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब डी यू। तो यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब डी यू इसका अब ये इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है तो वो बनेगा 6n0। यू स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा यू क्यूब बाय 3। जस्ट ए सेकेंड, ये यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था, मैंने यू से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से। ये तो यू पावर 4 बन जाएगा और ये यू पावर 5 बनेगा। सॉरी सॉरी, ये बन जाएगा u पावर 3, ये बन जाएगा u पावर 4। यू स्क्वायर टाइम्स यू स्क्वायर यू पावर 4, यू स्क्वायर इंटू यू क्यूब। हाँ, तो ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा u पावर 4 बाय 4 माइनस u पावर 5 बाय 5, लिमिट्स गोइंग फ्रॉम 0 to 1। तो यह आ जाता है 6n0 टाइम्स 1/4 माइनस 1/5, वो आता है 1/20। that gives it to be 3n0/10। तो मेरा ये जो पार्ट है इंटीग्रल यू स्क्वायर डी एन वो तो 3/3n0/10 के इक्वल है। n0 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/10 टाइम्स 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 100 का कारण ये था कि इधर मैंने ग्राफ में आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बताना रह गया था, बट यहाँ पे ये जो स्पीड हम डाल रहे हैं ना उसे 100 से डिवाइड करके डाल रहे हैं ताकि स्केल 0 से 1 में आ जाए, इसलिए इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल आई। अब नेक्स्ट पार्ट में तो हमें सिंपली ये कह दिया कि ठीक है अब रूट मीन स्क्वायर आपने वैल्यू ढूंढ ली है तो आपको टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल, और हमें मास तो दे रखा है तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ टाइम्स 10 × 10 इनवर्स 3 10⁻³ क्योंकि वो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम्स √3/10 अभी स्पीड आई। तो ये पूरा एक कैलकुलेशन रहेगा तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स √3/10 टाइम्स 10⁻³ तो ये जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा इसकी यूनिट्स जूल में रहेगी क्योंकि हमने सब कुछ एसआई यूनिट में फॉलो किया है। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया। इधर आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, हम ऐसा नहीं कह रहे कि उसका ग्राफ पैराबोला है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल एग्जांपल आपको मालूम है कि हर एक नेचुरल प्रोसेसेस में कई कई बार जहाँ पे भी रैंडमनेस होती है, जैसे ये गैसियस मोशन में एक ब्राउनियन मोशन हो रही होती है, तो वो हम डायरेक्टली बेसिकली बोल्ट्जमैन को स्ट्राइक हुआ कि ये जो पाथ होगा वो रैंडमनेस को फॉलो कर रहा है, तो हम सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोपोर्शनल होगा।
तो फिर फर्दर कॉन्स्टेंट्स पे उन्होंने वर्कआउट किया एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, सॉर्ट ऑफ आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा हमें दिया क्यों जाता है हमारे बेसिकली सिलेबस में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय एवरीवन।